बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री जो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है उसका यूनिट फर्स्ट जिसमें हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। आप सभी को जैसा कि पता है कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था कि सब मैट्रिक्स क्या होता है और आर माइनर क्या होता है या फिर माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए। आई बटन पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और उन्हीं को ही अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। लेकिन अगले लेक्चर्स के भी नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे हमारे अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा देता हूं। एक ही लाइन बोलूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो जब आप अगला लेक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं कि एशेलॉन फॉर्म क्या होता है, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें कितने नॉन जीरो रोज या नॉन जीरो कॉलम्स हैं यही हम काउंट कर लें तो हम बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। फिलहाल हम एशेलॉन फॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो उस डिफिनीशन को छोड़िए, एक बेसिक डिफिनीशन पर हम बात करते हैं। बेसिक डिफिनीशन क्या कहता है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स। हम सपोज करते हैं अपनी तरफ से कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, यानी कि यह जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है यह जरूरी नहीं है कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। देन तब इस सिचुएशन में ए नॉन नेगेटिव इंटीजर आर, ए नॉन नेगेटिव इंटीजर आर, इस पर फोकस करो। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि आर जो होगा वह नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि वह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सेड टू बी, उसे हम कहेंगे कि वह रैंक है उस मैट्रिक्स ए का इफ इट पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर वह इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, यह आर जो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तब हम कहेंगे कि यही नंबर उस मैट्रिक्स ए का रैंक होगा। कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन आर माइनर, उस मैट्रिक्स के पास कम से कम एक आर माइनर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। आप सभी को दिख रहा होगा 0 के बराबर अगर उस आर माइनर का, उस मैट्रिक्स ए के अगर हम कम से कम एक आर माइनर को प्राप्त कर लेते हैं जिसका वैल्यू 0 के बराबर हो जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि यह आर जो है वह उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। लेकिन यह अभी हम कह सकते हैं, कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म हम कब होंगे, जब एवरी एस माइनर ऑफ ए इज 0 फॉर ऑल एस इज ग्रेटर देन आर। क्या कहता है कि इस आर का वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो अगर हम 4 कह रहे हैं कि r बराबर हमारे पास 4 है, तो उससे बड़े कितने भी हम नंबर को लेते हैं, जैसे 5 ले लिया हमने, 6 ले लिया, 7 ले लिया, या फिर कितना भी बड़ा उससे हम नंबर ले लें, उन सभी का जो माइनर होगा वो 0 ही होगा। ये बात कही जा रही है। तब हम कहेंगे, अब हम गारंटी के साथ कहेंगे कि वह जो हमारे पास आर था वही हमारे उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। अभी एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इट इज डिनोटेड बाय, किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है उसे हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, रो ऑफ ए। ए जहां पर हमारे पास मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और रो जो है वह हमारे पास रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैट्रिक्स ए का रैंक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो ऑफ ए से।
ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसके हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को आप लोग समझ चुके हैं, तो कुछ पहले हम नोट्स पर बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिनकी सहायता से भी हम आगे चलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आप सभी को एग्जांपल्स बताते हैं। देखो, हम तो यह जान चुके हैं कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का रैंक हम किसी भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर को कह रहे हैं, जो कि r हम रिप्रेजेंट किए हैं। तो उस r माइनर का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। उस r माइनर का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और r माइनर से जितने बड़े हमारे पास माइनर्स बनेंगे उन सभी का वैल्यू 0 ही होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। माइनर आप सभी को ऑलरेडी मैंने बताया ही है कि क्या होता है, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं A, उसके हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स को बनाते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो वही हमारा माइनर बन जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट यह कहता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स A को लेते हैं जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में उस मैट्रिक्स A का जो रैंक होगा वो हमेशा इस m और n में से जो छोटा नंबर होगा उसी के छोटे या उससे बराबर ही हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम एक मैट्रिक्स को उठाते हैं, ठीक है, एक हम मैट्रिक्स को उठाते हैं जिसका जो ऑर्डर है वो हम सपोज कर लेते हैं कि 1 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो हम नाम देते हैं कि A है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 1 है, तो उससे छोटा या उसके इक्वल ही होगा। ये बात यहां पर कही जा रही है कि लेस और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ m, n, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अभी एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बढ़ते हैं दूसरे नोट्स की तरफ। दूसरे नोट्स में हमारे पास कहता है कि अगर हम एक जीरो मैट्रिक्स को उठाते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो अगर हम एक नल मैट्रिक्स A को लेते हैं या एक जीरो मैट्रिक्स A को लेते हैं तो इसका जो रैंक होगा वो हमेशा 0 ही होता है। ये बात बोली जा रही है और यह दिमाग में बैठा लो। अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स, अगर वह मैट्रिक्स हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर, उसका रैंक हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 0 है, तो इसलिए उसका जो रैंक होगा वो अभी 0 ही होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नोट्स की तरफ। इफ A इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने लिया जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास जीरो मैट्रिक्स वह नहीं है, यानी कि नल मैट्रिक्स वह नहीं है, तो उसका ऑर्डर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस बात का ख्याल रखिएगा। और उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या उसके बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, हमने पहले ही कंडीशन लगा दिया था। और दूसरा कंडीशन तो अब यहां पर हमने बोल दिया कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि 0 हो ही नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में वह 1 से बड़ा ही होगा या तो 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। चौथा कंडीशन हमारे पास आता है, चौथा थ्योरम भी कह सकते हैं, चौथा पॉइंट आता है कि अगर हम एक A मैट्रिक्स को लेते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस बात का ख्याल रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तब हम कहेंगे वो भी ऑर्डर ऑफ n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का अगर हम रैंक निकालते हैं तो वह n के बराबर होगा, यानी कि उसी ऑर्डर के बराबर होगा। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ऑलरेडी पढ़ाया है, तो यहां पर इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लेते हैं जिसका ऑर्डर कुछ दिया गया है या फिर हमें पता है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा उसके ऑर्डर के बराबर ही होगा। तब हो सकता है केवल और केवल तब कि जब वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर वह सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है तो उसके
ऑर्डर से हमेशा उसका रैंक छोटा ही होगा, उसके कभी बराबर नहीं हो सकता, ना तो उससे बड़ा हो सकता है, वह हमेशा छोटा होगा। कब होगा? जब वह सिंगुलर मैट्रिक्स हो। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी चीजों के बारे में हम चलिए बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। जितने भी चीजों को अभी तक हमने पढ़ा है उन सभी चीजों का हम उपयोग करने वाले हैं। यहां पर हमने दो न्यूमेरिकल्स या दो एग्जाम्पल्स को हमने लिखा है। बोला जा रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनके रैंक के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहला मैट्रिक्स दिया गया है, अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए मेरे बोलने से पहले ही। रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स अगर कहे रहोगे तो बड़ी मार खाओगे, ठीक है। ये कौन सा है? रो मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आप लोग वैसे भी जानते होंगे। तो रो मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो रो मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं कि गिवन दैट हमारे पास दिया गया है मैट्रिक्स ए इज 3 0 0, ठीक है। इसका ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कितने होंगे? ऑर्डर हमारे पास 1 क्रॉस 3 होगा। कैसे होगा? नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 3, इसलिए 1 क्रॉस 3 हो गया। अब हमने नोट का पहला पॉइंट क्या समझा था कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, अपने कॉपी में देखो, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसका रैंक जो होगा वह मिनिमम ऑफ, वह लेस और इक्वल होगा मिनिमम ऑफ m कामा n के। कहने का क्या मतलब है, समझो कि इस मैट्रिक्स ए का देन, यहां पर मैं लिख देता हूं, देन रैंक ऑफ ए जो होगा वह लेस और इक्वल होगा मिनिमम ऑफ 1 कामा 3 के। अब 1 कामा 3 में कौन सा मिनिमम एलिमेंट है? तो आप लोग जानते हैं कि 1 सबसे छोटा है, यानी कि इसका रैंक जो होगा वह रैंक ए 1 से हमेशा लेस और इक्वल ही हो सकता है, ठीक है। ये तो हमने फिक्स कर दिया। अब दूसरा हमने एक और थ्योरी को समझा है अभी, वैसे उसका उपयोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर उसे उपयोग किए बिना भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं उसका उपयोग कर देता हूं ताकि आप लोगों को और भी आसानी से मैं क्लियर कर सकूं और उसका भी उपयोग कर सकूं। देखो हमने एक थियरी समझा है कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, नॉन जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जीरो के बराबर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जब नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है तो उस मैट्रिक्स ए का जो रैंक होता है वह हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है, ये बात हम जानते हैं। तो यहां पर हम इसीलिए लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वी नो दैट, ठीक है। इसका बिना उपयोग किए भी हम निकाल सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको भी यहीं पर समझा दूं, इसलिए मैं उपयोग कर रहा हूं। वी नो दैट इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स, देन जो रैंक होगा उसका वो क्या होगा, रैंक ऑफ ए जो होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये बात हमें पता है, ओके। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, हमने यह दिखाया कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वह लेस और इक्वल टू 1 है, और हमने यह देख लिया कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स होता है जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां पर इक्वेशन 1 बना लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लो। फ्रॉम दीज इनइक्वालिटीज, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए जो है हमारे मैट्रिक्स का वो 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या बताया कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वह 1 के बराबर है, ओके। अब यहां पर मैंने जो बताया था, वैसे एशेलॉन फॉर्म नहीं पढ़ाया हूं लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, ये देखो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअली एशेलॉन फॉर्म के करीब है, करीब है मैं कह रहा हूं, ठीक है, अभी है नहीं, जब एशेलॉन फॉर्म पढ़ूंगा तो वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 है।
नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम कितने हैं, 1 है। कोई एक ही आपको देखना है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 है, तो इसलिए इसका रैंक 1 ही होगा। ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, अगर आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक और मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज है और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो 2/3 का यह हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। तो अगर इस मैट्रिक्स को हम सपोज कर लेते हैं कि यह हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक ऑफ बी होगा वो कितना होगा, बताओ। इसका उपयोग करो, इसका दिमाग का उपयोग करो। भगवान ने दिमाग दिया है, तो यहां पर कितना होगा, या लेस और इक्वल टू हमारे पास 2 होगा। ओके, तो जब लेस और इक्वल टू 2 हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इस सिचुएशन में हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके कितने आर माइनर्स बन रहे हैं। हर एक आर माइनर को चेक करिए। लेट 2 माइनर, ठीक है, 2 माइनर इज, यहां पर 2 माइनर कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे। एक तो 1 2 2 4 हमारे पास बन जाएगा, और एक हमारे पास बनेगा कौन सा, हमारे पास बन जाएगा 1 3, और 2 5 भी बन सकता है। और यहां पर हम देख लेते हैं तो 2 3 और 4 5 भी बन जाएगा। ठीक है, अब इनमें से देख लेते हैं कि कौन सा 0 आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये तो 0 आ गया, तो ये तो हमारा काम नहीं बना सकता। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी कि ये हमारे पास काम बन रहा है। यहां पर देखा जाए 5 दूना 10, 4 तिया 12, यहां से भी काम बन रहा है, यानी कि देयर आर 2 माइनर्स। ठीक है, देयर आर 2 माइनर्स। ठीक है, यहां पर 2 माइनर्स लिखो, देयर आर 2 माइनर्स। ठीक है, ये हमारे पास बता रहा है कि कौन सा ऑर्डर का हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास संख्या बता रही है। ठीक है, देयर आर 2 माइनर्स, देयर आर 2 माइनर्स which is not equal to 0, which is not equal to 0, not equal to 0। ठीक है, ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं देन हमारे पास जो रैंक ऑफ बी है, ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स जो है वह बी है, तो रैंक ऑफ बी जो है वो हमारे पास पॉसिबिलिटी बना रहा है कि इसका रैंक ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि इस 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखो, तो इस मैट्रिक्स का हमने कहा इसके अनुसार, इसके ऑर्डर के अनुसार कि इसका रैंक जो होगा वह 2 से छोटा या उसके इक्वल होगा, और इसके अनुसार जो हमारा डिफिनीशन कहता है रैंक का, उसके अनुसार हमने देखा कि इसका रैंक जो है वह 2 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहां से क्या बात पता चलेगी, हेंस फ्रॉम, यहां पर लिख लो, इसे भी बना लेते हैं 1 और इसे बना लेते हैं हम 2। ठीक है, फ्रॉम 1, 2 क्या हम कहेंगे, यहां हम कह सकते हैं कि जो रैंक ऑफ बी हमारे पास होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई। ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं ना। आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिलहाल और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन का हम रैंक निकालना सीख लेते हैं। एक और मैट्रिक्स हमारे सामने दिया गया है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को मैं करा सकूं, लेकिन वीडियो का लेंथ बड़ा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हो नहीं पाता है। तो अगर इस मैट्रिक्स को हम ध्यान से देखें तो इसे हम नाम दे देते हैं, चलो सी मैट्रिक्स, और इसका जो ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, यानी कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3x3 का यह मैट्रिक्स बन रहा है। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटी ये है तो कि यह सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यह हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर खैर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, हम कुछ और चीजों का उपयोग करके आप सभी को बताएंगे जो कि हमारा डिफिनीशन कहता है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसे हटा दो क्योंकि यहीं से ही हमारा सोल्यूशन शुरू हो गया है, ठीक है। द ऑर्डर, अरे यार, द ऑर्डर ऑफ सी या फिर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास जो मैट्रिक्स है सी, उसका ऑर्डर कितना होगा, मिनिमम ऑफ 3, तो इसका जो मिनिमम होगा वो तो 3 ही होगा क्योंकि दोनों ही नंबर समान है, ठीक है। तो यहां पर 3 हो गया, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह लेस और इक्वल टू, सॉरी यहां पर तो 3 ही है, ठीक है। लेकिन अगर इसके हम रैंक की बात करते हैं, रैंक ऑफ सी, तो हमने एक थ्योरम को अभी पढ़ा है कि रो ऑफ सी जो होगा वह लेस और इक्वल टू हमारे पास 3 ही होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब यहां पर देखो, इतनी बातें तो समझ में आई ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वह 3 के बराबर है, और अगर हम इसके रैंक की बात करते हैं तो हम जानते हैं मिनिमम ऑफ 3, निकालना है। सबसे पहला काम तो यही है। तो इनमें से दोनों मिनिमम ही है या दोनों मैक्सिमम ही है, इसलिए इसका जो रैंक होगा वह 3 से लेस और इक्वल होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमारा काम है इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना। तो सबसे पहले काम करते हैं, चलो ले लेते हैं लेट, ठीक है। सबसे पहले हम इसी मैट्रिक्स का ही माइनर निकाल लेते हैं। लेट 3 माइनर इज, ठीक है, 3 माइनर इज, इसका जो 3 माइनर होगा वो कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 और 3 4 5 और यहां पर हमें मिल रहा है 4 5 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ओपन कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। कुछ और तो पॉसिबिलिटीज है नहीं, चलो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 चौक 24 और 5 हम 25, -25 हो गया, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई होगा और ये कैंसल आउट, ये 6 त्रिक 18 और यहाँ पर हमारे पास 5 चौक के 20, -20 और यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस, चलो नीचे में लिख देता हूँ, प्लस हमारे पास आएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15 और यहाँ पर 4 चौक के 16, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मिलेगा -1, तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 हो गया। यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है -2 और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +4। यहाँ पर हमारे पास 1 मिल रहा है और प्लस हमारे पास -1 मिल रहा है और यहाँ पर +3 है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -3। अब ये ओवरऑल वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गया, यानी कि इसका जो हमारे पास 3 माइनर है वो 0 के बराबर हो रहा है। तो 3 माइनर अगर हमारे पास 0 के बराबर हो रहा है, यानी कि यस का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। जो हमारा डिफिनीशन है उसमें यस इज इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन के लिए बन रहा है, ठीक है। फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सभी को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। अब हमें इस यस से छोटे वैल्यूज को खोजना है, यानी कि 3 से अब हमें छोटा माइनर लेना है। 2 माइनर हम लेते हैं, टेक 2 माइनर, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का बहुत सारे 2 माइनर बनेंगे, मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पर हम एक माइनर को उठाते हैं, चेक करते हैं। 1 2 3 4 को ले लेते हैं, 1 2 3 4, इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 4 और 3 दूना 6, यानी कि -6, यानी कि हो जाएगा -2 which is not equal to 0, यानी कि हम यह बात कह सकते हैं then r is equal to 2। यहाँ पर हमारे पास जो r है वह 2 के बराबर है और वह लेस देन है 3 के, यानी कि यस से हमारे पास लेस देन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस हमारा जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो चुका है। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी बताया है कि इस मैट्रिक्स सी का रैंक होगा वह लेस और इक्वल टू 3 होगा, और हमने निकाला कि रैंक जो है वह 2 है, तो इसलिए यह भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए रैंक ऑफ सी जो होगा वह 2 के बराबर होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वह 2 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी मैट्रिक्स, चाहे जो मैट्रिक्स आप सभी के सामने दिए जाते हैं, उनके रैंक को आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो समझ में आया हो। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल
होते रहिए।